हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का ही कोई वर्ड नहीं है। यस, एज सरप्राइजिंग एज इट मे साउंड, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम बजट बोलते हैं कोलोक्वली। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये बजट होता क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली बजट एकदम आसान भाषा में बोलूं तो ये गवर्नमेंट के एनुअल टोटल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कंपाइल्ड डेटा होता है। यानी कि गवर्नमेंट की इनकम कहां से और कैसे आएगी और वो किन सेक्टर्स में और किस स्कीम्स के जरिए इसे खर्च करेंगे, इसका पूरा एक रिकॉर्ड होता है। अब गवर्नमेंट की इनकम की अगर बात करें तो वो वेरियस सेगमेंट से आती है, जिसे आप इस सिंपल से डायग्राम से समझ सकते हो। 19% सिटीजंस यानी कि आपके और मेरे जैसे लोग इंडिया में इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये एक इनकम है। 18% जीएसटी से आती है इनकम, जो जब हम कुछ खरीदते हैं वहां से कटता है ऑटोमेटिकली। और बाकी का इनकम वेरियस सोर्सेस से, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गए, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। और फिर अल्टीमेटली इसी रेवेन्यू को गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज हो गई। आप यहां पर अपने ही घर का एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के सभी मेंबर्स की इनकम आपके घर का टोटल रेवेन्यू है, और वो किस किस जगह यूज होगी या फिर यूज होने वाली है, जैसे राशन में, हेल्थ केयर, भाई बहन की पढ़ाई में, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। बस यही सिंपल भाषा में बजट है। अब बात करते हैं बजट 2024 की, जिसका ओवरव्यू देखें तो गवर्नमेंट ने डिफेंस को सबसे हाईएस्ट बजट अलॉट किया है। एजुकेशन और इवन अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी स्पेशल अटेंशन मिली है। बट वहीं पर ऑलमोस्ट हर बजट की तरह हेल्थ केयर सेक्टर को पिछले बार से भी कम बजट मिला। अब आते हैं मेन बात पर। पूरे बजट में जिस चीज के अराउंड सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है वो है टैक्स स्लैब फॉर मिडिल क्लास। देखो, पिछले साल से ही मिडिल क्लास चाहती थी कि 3 से 5 लाख रुपए वाला जो इनकम टैक्स स्लैब है ना, उसे हटाया जाए। और इस बार लोगों को लगा कि ये उनकी डिमांड सरकार पूरी करेगी। लेकिन अगर आप अपडेटेड टैक्स स्लैब्स को देखोगे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बस चेंज यहाँ पर सिर्फ इतना था कि अगर कोई 6 से 7 लाख के बीच कमा रहा हो तो उनका टैक्स रेट 5% से कम हो गया, और अगर कोई 9 लाख से 10 लाख के बीच कमाता हो तो उनका भी टैक्स स्लैब 5% से कम हो गया। इसके अलावा हाँ, एक और एक बड़ा फायदा जो 7 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम रखने वालों को मिलने वाला है, वो ये है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 हुआ करता था, अब वो 75,000 रुपीज हो गया। यानी कि इसके वजह से कुछ लोगों को साल का 17,500 रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। बट यहां पर लोगों के कंसर्न्स ये है कि आप खुद ही सोचो, 7 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम रखने वाले इंडिया में लोग कितने ही होंगे। और अगर कोई 7 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम रखता भी है सपोज, तो उसको साल का सिर्फ 17,500 का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि महीने के ऑलमोस्ट सिर्फ 1,450 रुपीज, जो उसके लिए कोई बड़ा अमाउंट होगा ही नहीं। सो ओवरऑल इस पूरे बजट एनालिसिस से कई सारे एनालिस्ट को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब की बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के स्लैब में इंक्लूड करना चाह रही है, ताकि इंडिया का टैक्स बेस बढ़े। अगर इंडिया में आज के तारीख में 10 में से सिर्फ 2 लोग ही टैक्स भरा करते थे, तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि 10 में से एटलीस्ट 6 लोग तो टैक्स स्लैब में आए और टैक्स पे करें। और ऐसा करने के पीछे ऑफ कोर्स एक कारण ये बिल्कुल है कि करंटली इंडिया में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2.2% लोग ही टैक्स पे करते हैं। लेकिन अगर फ्रांस, जर्मनी जैसे छोटे देशों में आप देखोगे तो ये रेशियो 61% से लेकर 78% तक जाता है। अब बात करते हैं बजट 2024 के दूसरे बड़े क्रिटिसिज्म की, कि द बजट इज बर्डनिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। सो रिसेंट ईयर्स में जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनके लिए भी काइंड ऑफ एक बैड न्यूज हो सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर जहां पर पहले 15% टैक्स लगता था, अब उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इसके पीछे का रीजन गवर्नमेंट ने यह दिया कि शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहने की वजह से वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर टैक्स बढ़ा देंगे तो लोग जल्दी जल्दी में अपने पैसे मार्केट से विड्रॉ नहीं करेंगे और मार्केट स्टेबल रहेगा कंपैरेटिव। बट यहां पर गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी नहीं छोड़ा। जो मार्केट में अपने पैसे काफी लंबे समय के लिए रखते थे, उन पर भी बर्डन आया। जहां पे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स हुआ करता था, अब वो 12.5% कर दिया गया, विच इज अ ह्यूज जंप। और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जैसे ही इस बात को अपने स्पीच में अनाउंस किया, उसके वजह से वहीं पर स्टॉक मार्केट सीधा क्रैश होने लग गया। अभी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ा है ना, जो 12.5 हो गया है, ये अब प्रॉपर्टी गेन्स पर भी लागू होगा।
इतना ही नहीं, एक मेजर डिसीजन जिससे बहुत से सिटीजंस गवर्नमेंट से नाराज है वो है रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर। अब ये इंडेक्सेशन को निकालना रियल एस्टेट मार्केट से वाकई में एक बहुत ही क्रिटिसाइज्ड मूव है, क्योंकि इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे आप समझने की कोशिश करो। सपोज आपने 2005 में 20 लाख की एक प्रॉपर्टी खरीदी और आज उसका वैल्यू 40 लाख हो गया, सो आपका नेट प्रॉफिट 20 लाख हुआ। अब ये नया बजट आने से पहले होता क्या था, 2005 से 2024 तक की इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया जाता था, उसे भी ध्यान में रखा जाता था। मतलब कि 2005 के 20 लाख की वैल्यू 2024 में एक डिफरेंट ही वैल्यू होगी, राइट। तो इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करके मान लो 2005 के 20 लाख की वैल्यू आज के तारीख में 30 लाख के बराबर है। तो पहले क्या होता था, आपको 40 में से 30 लाख माइनस करके सिर्फ 10 लाख रुपए पर ही टैक्स भरना पड़ता था, क्योंकि बाकी इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया गया था। लेकिन अब उस इन्फ्लेशन को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके 2005 के 20 लाख की वैल्यू अभी 2024 में भी 20 लाख ही कंसिडर की जाएगी और आपको 20 लाख पर ही टैक्स देना होगा। इन शॉर्ट, पहले के केस में जैसे आपको 10 लाख पर टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको 20 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के हिसाब से इन्फ्लेशन है ही नहीं। सो अब नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कि कौन सी चीज महंगी हुई और कौन सी चीज सस्ती। सो इस बजट में गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी कई चीजों पर या तो कम किया है या फिर सीधे हटा ही दिया है, और इसीलिए कॉपर एंड लेदर गुड्स, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम ज्वेलरी, मोबाइल एंड अदर एक्सेसरीज, कैंसर ट्रीटमेंट और उसकी दवा, सोलर सेट्स, एक्सरे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक कार्स एंड लिथियम आयन बैटरीज, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, 25 एसेंशियल मिनरल्स और ऐसी कई चीजें सस्ती हो गई। पर वहीं पर हेल्थ सेक्टर में कम फंड एलोकेशन की वजह से हर साल 14% मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। इसके साथ प्लास्टिक और टेलीकॉम इक्विपमेंट भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की वजह से इनके प्राइसेस बढ़ने वाले। ये मेरे हिसाब से प्लास्टिक को डिस्करेज करने के लिए किया गया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है। अब अगला सेगमेंट है जॉब सीकर्स का। अगर इंडियन इकोनॉमी को अपने टोटल वर्कफोर्स को जॉब देना है तो उनको 2030 तक 7.85 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करना होगा। इसी टारगेट को पूरा करने के लिए इस बजट में कई एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए। जैसे पहली स्कीम है, हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। सो नॉर्मली पहले कैसे होता था, एक बंदे को एजुकेशन लोन लेने के लिए कोई चीज को कोलैटरल यानी कि गिरवी रखना पड़ता था, बट अब विद द न्यू बजट गवर्नमेंट उनको बिना किसी कोलैटरल के लोन दे देगी और रीपेमेंट पर उनको 3% का सबवेंशन भी मिलेगा, यानी कि उस लोन का 3% गवर्नमेंट खुद ही रीपे कर देगी। दूसरी स्कीम है पावरिंग स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इसमें सरकार 50 लाख यूथ को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करेगी और उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड भी देगी। इस स्कीम के तहत टॉप 500 इंडियन कंपनीज में इन बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगा और जो कंपनी स्टाइपेंड्स देंगी, इसके बदले में सरकार उन्हें यह बेनिफिट देगी कि वो उस स्टाइपेंड अमाउंट को एज अ CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार 2,10,000 फ्रेशर यूथ को 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 रुपए भी देगी। अब बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की। बिजनेस सेक्टर को इस बजट में क्या मिला है और क्या गवाया है उन्होंने। सो मोटा मोटा इस 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स पर काफी फोकस किया, जहां उन्होंने 2012 में जो एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया था उसे एबॉलिश कर दिया। मतलब कि अब स्टार्टअप्स को उनकी फंडिंग राउंड की इन्वेस्टमेंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसे शार्क टैंक के एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर एक स्टार्टअप को शार्क टैंक के किसी जज ने 1 करोड़ रुपए दिए एज एन इन्वेस्टमेंट, आज से पहले स्टार्टअप को उस 1 करोड़ पर 30% एंजल टैक्स देना पड़ता था। बेसिकली उस स्टार्टअप को सिर्फ 70 लाख रुपए ही मिलते थे। लेकिन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद वो स्टार्टअप को अब पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो वो अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकते हैं। इससे बिजनेस इकोनॉमी और बिजनेस इकोसिस्टम तेजी से ग्रो करने लगेगा। इसके अलावा इस बजट में मुद्रा लोन्स जो MSMEs को मिलते थे, उनकी लिमिट को भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई। इतना ही नहीं, बजट में फॉरेन कंपनीज पर भी लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स 40% से कम करके 35% कर दिया गया, जिसके थ्रू गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर रही है, जिससे इंडिया की FDI बढ़ेगी। सो अब फाइनली आते हैं इस बजट के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसी पर। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर क्यों भाई? इस बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ एलोकेट किए गए और इसके पीछे गवर्नमेंट का रीजन ये है कि जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी हैदराबाद भी तेलंगाना के साथ चली गई थी और इसीलिए ये पैसे उनके नए कैपिटल सिटी अमरावती
को डेवलप करने के लिए खर्च किए जाएंगे। और बिहार की अगर बात करें तो उसमें गवर्नमेंट का यह कहना है कि उनको 26,000 करोड़ एक्सप्रेसवेज, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रा और नालंदा के डेवलपमेंट के लिए दिए गए। अब इस स्पेशल पैकेज को लेकर भी ना देखो, इंडिया में दो पर्सपेक्टिव्स है। एक जो इंडिया वाइड काफी पॉपुलर हो गया है, यही कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपनी सरकार बचाने के लिए इन पैकेजेस को एज अ फेवर इन स्टेट्स को दिया। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है जो गवर्नमेंट कह रही है कि इन दोनों स्टेट्स ने यूनियन गवर्नमेंट के सामने दो ऑप्शंस रखे थे, एक या तो हमें स्पेशल पैकेज दो या फिर हमें स्पेशल स्टेटस दे दो। अगर स्पेशल स्टेटस देते हैं तो हर साल इन स्टेट्स को ज्यादा पैसे देने पड़ते, पर यह स्पेशल पैकेज एक वन टाइम पेमेंट था। अब अगर इस नजरिए से देखें और बीजेपी के पास अगर ये दो ऑप्शंस थे, ये कंसीडर किया जाए, तो उस हिसाब से तो ये डिसीजन बेटर डिसीजन था। अब ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ये एनालिसिस जो हमें दिख रहा है, जो पर्सपेक्टिव्स हमें दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। बट पॉलिटिक्स में अक्सर बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, पीठ पीछे भी होती है। तो आपको क्या लगता है, ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिला इन स्टेट्स को, इसके पीछे जो रीजन गवर्नमेंट बता रही है वही रीजन है या फिर मामला यहां पर कुछ और है? अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट्स में लिखना। आई वुड लव टू नो योर पर्सपेक्टिव एज वेल। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बजट को लेकर यह है कि यस, मिडिल क्लास को और इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिस्करेज जरूर किया गया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को स्पेशली इंडेक्सेशन लाने के बाद काफी डिस्करेज किया गया है। बट दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सही भी है, बिकॉज इंडिया में क्या होता है, कुछ मालदार लोग सारी की सारी प्रॉपर्टी लेके बैठ जाते हैं और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है लेकिन प्रॉपर्टी तो लिमिटेड है। तो इस होर्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी को रोकने के लिए शायद से हो सकता है ये स्टेप लिया गया हो। बिकॉज मुंबई जैसे सिटीज में आप देखोगे प्रॉपर्टी की रेट लिटरली आसमान छू रही है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, इवन सबर्ब्स में भी प्रॉपर्टी लेने के लिए आपकी इनकम लाइक सालाना की कम से कम 20-25 लाख मिनिमम होनी चाहिए। और इसी बजट को देखते हुए हमने भी अनअपोलोजेटिकली ये साबित कर दिया है कि हमारा साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्रीबी पॉलिटिक्स के साथ ही होने वाला है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हम ही फ्री बस राइड्स, फ्री कास्ट रिजर्वेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लाडली बहना जैसे इनिशिएटिव्स को डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और करप्शन फ्री भारत से ऊपर चुन रहे। अब ऑफ कोर्स इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। देयर आर नो फ्री लंचेस। पैसे कहीं से तो आने ही है, बढ़ाओ टैक्स। और इसीलिए आज के तारीख में ये स्लोगन बहुत ही मस्त फेमस हो रहा है, गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, और मिडिल क्लास बस देखते रह गए टीवी डिबेट। हर पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा गरीबों को खुश करना होता है क्योंकि ज्यादा संख्या में वोट्स मिलेंगे, और उन्हें अमीरों को भी खुश करना होता है क्योंकि अमीर के बेसिस पर ही तो वोट मिलते हैं, वही तो डेवलपमेंट करवा रहे अमीर लोग। और हमेशा बीच में फंस के रह जाता है मिडिल क्लास। उनकी कोई नहीं सुनता, उनकी कोई परवाह नहीं करता, और इसी एग्जैक्ट चीज को बदलना चाहिए। मिडिल क्लास ही कब तक ये बर्डन को झेलता रहेगा और पॉलिटिक्स की इस लड़ाई में हमेशा पिसता रहेगा। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। जय हिंद।